यूपी के हाथरस कांड में सीबीआई की जांच और तेज हो गई है। 2 दिनों तक पीड़िता के परिवार वालों से पूछताछ के बाद कल सीबीआई आरोपियों के घर पहुंची। 3 घंटे तक आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ हुई और उनके बयान दर्ज किए। 3 घंटे तक सीबीआई की टीम बुलगढ़ी गांव में ही डेरा डाले रही। सीबीआई ने पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब बारी है आरोपियों से पूछताछ की। हाथरस कांड की जांच में सीबीआई की टीम उस अस्पताल में भी गई थी जहां पीड़िता को सबसे पहले भर्ती करवाया गया था, लेकिन यहां से सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिले क्योंकि अस्पताल में हफ्ते भर से ज्यादा पुरानी फुटेज मौजूद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी हाथरस कांड की गूंज सुनाई दी। कल सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने जांच के बाद केस का ट्रायल दिल्ली में कराने की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा में जहर भरना शुरू हो गया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में कल से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर में पराली का योगदान चंद फीसदी का है। तो पलटवार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि अगर पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण बढ़ा है तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण का स्तर अचानक कैसे बढ़ गया, जबकि प्रदूषण के स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव आया नहीं। लद्दाख के मामले में भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे। चीन ने कहा था कि वो केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं देता है और इसी बयान पर भारत ने चीन को आईना दिखाया है। भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि वो भारत के निजी मामलों में बयानबाजी बंद करे और जिस तरह से वो अपने मुद्दों पर दखल अंदाजी नहीं चाहता है, वैसे ही वो दूसरे के साथ भी करे। भारत ने बातचीत के ऑफर को लेकर पाकिस्तान के झूठ का खंडन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बातचीत का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के एनएसए मोइन यूसुफ ने ये झूठ बोला था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है ताकि अंदरूनी नाकामी से ध्यान भटका सके। पाकिस्तानी एनएसए का बयान तथ्यहीन है। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देगा, उसके साथ बातचीत का माहौल नहीं बनेगा। भारत में कोरोना के कुल मामले 73 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,509 नए मामले सामने आए, जबकि देश में कोरोना से 1,11,000 मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 63,80,000 से ज्यादा है। अच्छी खबर यह है कि भारत में अब 73 दिनों में केस डबल हो रहे हैं और सक्रिय मामलों में भी कमी आई है, जो कुल केस का अब सिर्फ 11% है, जबकि अगस्त में कोरोना के केस महज 25.5 दिन में ही दोगुने हो रहे थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,226 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 337 मरीजों की कोविड से मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 15,64,615 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 13,30,483 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 13,714 है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट अब 85% से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,483 नए मामले सामने आए और कुल मामला 3,21,031 हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर 6.23% है, जबकि रिकवरी रेट 91.11% है। फिलहाल दिल्ली में सक्रिय मरीजों की तादाद 22,605 है।
कोलकाता में कोरोना काल में भी दुर्गा पूजा की रौनक हल्की हल्की दिखने लगी है। साउथ कोलकाता के एक पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और वहां अपनी बेहतरीन चित्रकारी का नमूना पेश किया। ममता ने पूजा पंडाल में मां दुर्गा की एक पेंटिंग बनाई। ममता बनर्जी को पेंटिंग बनाने का शौक है और हर साल दुर्गा पूजा में वो किसी न किसी दुर्गा पंडाल में चित्रकारी जरूर करती हैं। दिल्ली के जेएनयू कैंपस से छात्र नजीब को लापता हुए 4 साल हो गए। इसी के खिलाफ जेएनयू में आइसा के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कोविड गाइडलाइन के मुताबिक 31 अक्टूबर तक किसी भी प्रदर्शन पर रोक है, लेकिन इसका असर इन छात्रों पर कुछ नहीं हो रहा था। छात्र लगातार नारेबाजी करते रहे और गेट के अंदर बैरिकेड को गिरा दिया। जेएनयू छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन छात्रों को बाहर नहीं आने दिया गया। जवाहर भवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक तिरंगा मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सफल होने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिससे सभी भूतपूर्व सैनिक नाराज थे। ये भी कहा जा रहा है कि जिन सैनिकों को जो सम्मान और मेडल मिले हैं, उन्हें वो योगी जी को वापस कर देंगे, क्योंकि उनकी बात तो कोई भी सुन नहीं रहा है। मौके पर पहुंचे सीओ हजरतगंज के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन बंद किया। कश्मीरी नेताओं की रिहाई के बाद एक बार फिर धारा 370 का मामला तूल पकड़ने लगा है। 6 पार्टी के नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक की और 370 की वापसी के इरादे के साथ अलायंस बनाने का ऐलान किया। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि अलायंस का मकसद संवैधानिक तरीके से फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली होगी। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में महबूबा मुफ्ती समेत 6 पार्टियों के नेता मौजूद रहे, लेकिन दिलचस्प ये कि बैठक में कांग्रेस को लेकर सस्पेंस बना रहा। खबर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर बीमार हैं और उन्होंने मीटिंग से पहले फोन करके फारूक अब्दुल्ला को जानकारी दे दी थी कि वो अस्पताल जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन ने बची खुची सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी का भी नाम है। लव सिन्हा बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और आज पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं सुभाषिनी यादव बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ेंगी। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आज तक के साथ खास बातचीत में चिराग ने नीतीश को अहंकारी बताया और पूछा कि नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। चिराग ने दावा किया कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बिहार का होगा, क्योंकि इस बार वो सीएम नहीं बनना चाहते। लेकिन अहंकार शब्द जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं लेकर कह रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके ऊपर कोई मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, पर जिस तरीके से उस दिन घाट पर जिस तरीके से वो थे, एक बार आकर मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है, जाते वक्त भी हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो घाट से वो कब उठ कर गए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सीधा जनता से तो इनका संवाद है नहीं, और आज भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहा, उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया? नीतीश पर हमले को लेकर जेडीयू ने चिराग पर पलटवार किया। बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने पूछा कि एलजेपी के अध्यक्ष बताएं कि आखिर पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि चिराग नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन, जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में, वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना। चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज ने रोसड़ा विधानसभा से पर्चा भरा। रोसड़ा विधानसभा में बीजेपी और एलजेपी उम्मीदवार आमने सामने हैं। कृष्ण राज के नामांकन के दौरान बिहार एलजेपी के अध्यक्ष प्रिंस राज भी मौजूद थे। उधर रोसड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार
वीरेंद्र पासवान ने भी पर्चा दाखिल किया। हाजीपुर में पर्चा भरने के दौरान उम्मीदवार के समर्थकों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हुजूम बनाकर पहुंचे समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया। एक उम्मीदवार मौके पर मौजूद एसडीएम से भिड़ गए। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने उम्मीदवार को भगाया, तब जाकर समर्थक काबू में आए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में दिन दहाड़े गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। जिला प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली बैठक हो रही थी। कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। मीटिंग में इलाके के सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट तक मौजूद थे, लेकिन इन सब के बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी और इन तमाम अधिकारियों के सामने एक व्यक्ति को गोली लगी और उसके अस्पताल में मौत हो गई। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र सिंह है, जिसे बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। सूबे के अलग अलग इलाकों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना के रामनाथपुरा में हालात बेहद खराब हैं। शहर की सड़कें पानी में डूबी हैं और सड़क पर समंदर का नजारा है। हैदराबाद के कई जलमग्न इलाकों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हैदराबाद के उस्मान नगर में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाम लेकर लोगों को रेस्क्यू करते नजर आए। इस इलाके में करीब 500 घर पानी में डूबे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित का हाल जाना। इस बीच तेलंगाना के सीएम ने सूबे में बाढ़ के हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में माथापच्ची की। तेलंगाना सरकार के मुताबिक बाढ़ से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद नागार्जुन सागर बांध के 18 गेटों को खोलना पड़ा। गेट खोलने के बाद बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नागार्जुन सागर डैम के गेटों को करीब 10 फीट तक खोला गया है। पश्चिम महाराष्ट्र के 3 जिलों में बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। सोलापुर, सांगली और पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। पिछले 2 दिनों से पश्चिमी महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से मुंबई में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को उस्मानाबाद, सोलापुर, पंढरपुर और बारामती में तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के बारामती के सोन गांव में बाढ़ के पानी में फंसे 20 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद बारामती की 2 नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का संगम सोन गांव में है, जिसके कारण यहां जलस्तर ज्यादा बढ़ता है। बाढ़ आई तो लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। महाराष्ट्र का सोलापुर भी भारी बारिश से बेहाल है। एक गांव बाढ़ में जलमग्न हो गया और लोग फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया, तब जाकर कहीं लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने महाराष्ट्र के सांगली में भी लोगों को बेहाल कर दिया है। करीब 10 परिवार पानी में फंस गए, जिन्हें दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। भारी बारिश के बाद कर्नाटक में भी बाढ़ के हालात हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही आसमानी आफत के बाद भीमा नदी उफान पर है और सूबे के उत्तरी हिस्से के कई जिले पानी में डूबे हैं।
कलबुर्गी, यादगीर और रायचूर में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। भटिंडा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से खबर मिली थी कि एक घर को कुछ लोगों ने देह व्यापार का अड्डा बना लिया है। पुलिस ने छापा मारा तो 3 लड़कियां और 4 लड़के आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण भारत के फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले ड्रग रैकेट में एक्टर विवेक ओबरॉय के रिश्तेदार आदित्य अल्वा पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आदित्य की तलाश में बेंगलुरु क्राइम ब्रांच मुंबई में विवेक ओबरॉय के घर पहुंच गई। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक घर की तलाशी ली और पूछताछ की, लेकिन आदित्य अल्वा नहीं मिले। आदित्य का नाम ड्रग केस में आरोपी के तौर पर शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।